मैं डॉक्टर राकेश डड़गवे, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, सत्यनारायण अग्रवाल गवर्नमेंट आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज कोका नेवरा। इसके पहले मौलिक अधिकारों पे मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, एक लेक्चर वीडियो था मेरा, जिसमें मौलिक अधिकारों के विशेषताओं, फीचर्स ऑफ द फंडामेंटल राइट्स बताए थे। उसी समय मैंने ये कहा था कि हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उनको 2 या 3 हिस्सों में हम लोग देखेंगे। तो आज उसी क्रम में मौलिक अधिकारों पर मेरा दूसरा वीडियो, जिसमें हम लोग समानता के अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार और शोषण के विरुद्ध हमारे जो मौलिक अधिकार हैं इनको देखेंगे। तो आज का हमारा वीडियो लेक्चर इन 3 मौलिक अधिकारों पर केंद्रित होगा। हम लोग शुरुआत करेंगे समानता के अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, जो हमारे संविधान में अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में दिए गए हैं। समानता के अधिकार से ही हमारे मौलिक अधिकारों की शुरुआत होती है और इसका पहला अधिकार अनुच्छेद 14 में उल्लेखित है, विधि के समक्ष समता, इक्वलिटी बिफोर लॉ। विधि के समक्ष समता के 2 पहलू हैं। इसके हम लोग जैसे हम लोग ने पिछले वीडियो में देखा था, हम लोग इसकी कुछ विशेषताएं जो देखते जाएंगे। कुछ हमारे मौलिक अधिकार हैं जो नागरिकों को उपलब्ध हैं और कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो व्यक्तियों यानी जो गैर नागरिक हैं, भारत भूमि पर रहने वाले विदेशी हैं या भारत के अधिकार क्षेत्र में रहने वाले विदेशी हैं, उनको भी हासिल है। तो उस पर हम लोग देखते हैं विधि के समक्ष समता जो है वो व्यक्तियों को उपलब्ध है, यानी जो गैर नागरिक हैं भारत भूमि पर रहने वाले उनको भी उपलब्ध है। और अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा या आपको उदाहरण याद होगा तो उसमें मैंने मेंशन किया था कि अजमल कसाब जो पाकिस्तानी आतंकवादी था और मुंबई हमले में शामिल था, टीवी पर लाइव देखा गया था, वो गैर नागरिक था, आतंकवादी था, उसके बावजूद विधि के समक्ष समानता का अधिकार उसको मिला था, व्यक्ति होने के नाते, नागरिक नहीं होने के नाते भी, और इसलिए उसको पूरी कानूनी प्रक्रिया का लाभ उठाने के अवसर दिए गए थे और उसके बाद उसे मृत्युदंड दिया गया था। तो विधि के समक्ष समता व्यक्तियों को उपलब्ध है। और जब मैंने कहा इसके 2 पक्ष हैं, पहला विधि के समक्ष समानता और दूसरे विधि का समान संरक्षण। एक झलक में दोनों एक जैसे लगेंगे, विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण, लेकिन इन दोनों पहलुओं के मायने अलग अलग हैं। विधि के समक्ष समानता का मतलब यह है कि हर व्यक्ति कानून तक, लॉ तक, हमारे लीगल सिस्टम तक पहुंच रखने का बराबर का अधिकार रखता है। कोई अमीर व्यक्ति, कोई गरीब व्यक्ति, कोई एक जाति का, किसी दूसरे जाति का, किसी एक धर्म का, किसी दूसरे धर्म का, कोई धनाढ्य वर्ग का, उद्योगपति का, श्रमिक वर्ग का, हर व्यक्ति की कानून तक समान पहुंच होगी, वह विधि के समक्ष समानता। और दूसरा पहलू है विधि का समान संरक्षण। हमारा लीगल सिस्टम, हमारी न्यायिक प्रणाली, हमारी न्यायिक व्यवस्था, और यहाँ लीगल सिस्टम से मेरा मतलब है राज्य के कार्यपालिका के भी जो आदेश हैं या क्रियाकलाप हैं वो भी उस लीगल सिस्टम में शामिल है, केवल जुडिशियरी, न्यायपालिका इसमें शामिल नहीं है। तो जो विधि का संरक्षण है यानी विधि की एप्लीकेबिलिटी, संरक्षण यानी केवल सिक्योरिटी या सुरक्षा नहीं है, एप्लीकेबिलिटी भी है, वह सभी पर समान रूप से लागू होगी। किसी भी धर्म का व्यक्ति होगा, किसी भी जाति का व्यक्ति होगा, किसी भी आय वर्ग का व्यक्ति होगा, किसी भी जगह का रहने वाला व्यक्ति होगा, उन सबको कानून का समान संरक्षण या कानून की समान एप्लीकेबिलिटी लागू होना, प्रवृत्त होना एक जैसा होगा। तो विधि के समक्ष समता जो अनुच्छेद 14 में दिए गए हैं उसके 2 एस्पेक्ट हैं। पहला, हर व्यक्ति की पहुंच कानून तक एक समान होगी, और दूसरा, कानून अपने व्यवहार में, अपनी एप्लीकेबिलिटी में हर व्यक्ति से एक समान व्यवहार करेगा। तो यह है विधि के समक्ष समता है। समानता के अधिकार का अनुच्छेद 15 जो दूसरा अधिकार है वह है धर्म, मूल वंश। हम लोग आमतौर पर जिसको कहते हैं धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं हो रहा, वह धर्म, मूल वंश। मूल वंश यानी रेस। रेस को हम लोग ऐसे समझें कि अपने आसपास हम लोग देखते हैं कि भारत में ही कुछ लोग द्रविड़ हैं, कुछ लोग आर्य, उत्तर भारत के लोग आर्य कहे जाते हैं, दक्षिण भारत के लोग द्रविड़ मूल के हैं। हमारे उत्तर पूर्वी राज्यों में मंगोलियन मूल के लोग हैं,
मंगोलॉयड जिनको हम लोग एंथ्रोपोलॉजी में कहते हैं, तो ये अलग अलग नस्ल हैं। जैसे आप यूरोप में और अफ्रीका में अलग अलग नस्ल के लोग देखेंगे। भारत में हालांकि नस्ल के आधार पर कभी भी व्यवहार नहीं हुआ, धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव होते रहे, लेकिन नस्लीय आधार पर भेदभाव पहले कभी नहीं हुआ था। इसके बावजूद चूंकि जब हमारा संविधान बन रहा था तो दुनिया के बहुत सारे देशों में नस्ल भेद था, इसलिए हमारे यहाँ मूल वंश यानी रेस, नस्ल को भी शामिल किया गया। तो धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव पर प्रतिबंध लगाया गया, प्रोहिबिट किया गया। राज्य किसी भी व्यक्ति से धर्म, जाति, नस्ल, जन्म स्थान, लिंग आदि के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। यह राज्य पर प्रतिबंध है। तो अनुच्छेद ये जो हुआ कि किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, विधि के समक्ष समानता का ही अगला चरण है कि राज्य अपने किसी भी व्यवहार, जैसे मैंने कहा था कि जब विधि के समान संरक्षण की हम लोग बात कर रहे थे कि केवल न्यायपालिका शामिल नहीं है, जब हम लोग राज्य कहते हैं तो उसमें वो बात शामिल हो जाती है कि राज्य यानी कार्यपालिका भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगी, वो एक तरह से उसी का एक्सटेंशन है। लेकिन जो अंतर है, अनुच्छेद 14 व्यक्तियों के लिए है, अनुच्छेद 15 केवल नागरिकों के लिए है। धर्म, जाति आधार के पर जो भेदभाव नहीं होगा, यह अधिकार नागरिकों को प्राप्त है। अनुच्छेद 15(1) राज्यों पर प्रतिबंध है, राज्य किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। और 15(2) का क जो है वह है सार्वजनिक स्थलों और सार्वजनिक प्रयोग के साधनों के उपयोग की पात्रता के बारे में। यानी राज्य ने कोई चीज बनाई है सार्वजनिक उपयोग की, तालाब हो सकता है, कुआं हो सकता है, पोखर हो सकता है, सड़कें हो सकती हैं, या ऐसे सार्वजनिक उपयोग की चीजें, सार्वजनिक सामुदायिक भवन हो सकते हैं। इस तरह से जो भी सामूहिक उपयोग या सार्वजनिक उपयोग की चीजें राज्य बना करके दे या राज्य के कोष से संचालित होता हो। पहला 15 का उससे संबंधित है। और दूसरा जो सार्वजनिक स्थल और सार्वजनिक प्रयोग के साधन चाहे राज्य ने बना करके दिए हों या किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह ने, लेकिन सार्वजनिक उपयोग के लिए। अभी बिल्कुल ताजा उदाहरण, अभी कोरोना के दौरान जो लॉकडाउन था उस दौरान ही एक खबर आई थी छत्तीसगढ़ के किसी स्थान पर, जब लॉकडाउन था और कोई कहीं आ जा नहीं सकता था, तो एक परिवार के 3-4 लोगों ने मिलकर के अपने गांव में एक कुआं खोद दिया। पानी की बड़ी दिक्कत थी, लेकिन कुआं खोदने के बाद 20-30 फीट के गहराई में पानी भी निकल आया और उन लोगों का कहना था कि इससे गांव के लोगों को पानी की समस्या दूर होगी। ठीक है कि कुछ लोगों ने, 3-4 लोगों ने, एक परिवार के ही कुछ सदस्यों ने बनाया, लेकिन उनकी मंशा थी कि सार्वजनिक उपयोग के लिए होगा। तो ऐसे सार्वजनिक उपयोग के लिए रखी गई कोई भी चीज, चाहे निजी हाथों से ही बनाई गई हो, निजी लोगों ने बनाई हो, निजी ट्रस्ट ने बनाई हो, लेकिन जब सार्वजनिक उपयोग के लिए रखी जाएगी तो उसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। ऐसे ही दुकानों के बारे में बात लागू होती है, दुकानें सार्वजनिक उपयोग के लिए होती हैं, दुकानों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। और भेदभाव की शर्तें वही हैं, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो 15(1) राज्य के लिए है, राज्य अपने व्यवहार में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। और 15(2) सार्वजनिक उपयोग की चीजें चाहे राज्य द्वारा बना करके दी गई हो, चाहे निजी तौर पर उपलब्ध कराई गई हो, उनमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन इसी में अनुच्छेद 15 में ही यह उल्लेख है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए यदि राज्य कोई विशेष प्रावधान करता है तो वह समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। यह इस लिहाज से महत्वपूर्ण है कि जो आरक्षण की व्यवस्था दी गई है, चाहे अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए हो जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की श्रेणी में आ जाता है, या फिर अनुसूचित जाति और जनजाति जो स्पष्ट रूप से मेंशन किया गया संविधान में, अनुसूचित जाति या जनजाति के लिए अगर कोई विशेष प्रावधान किया जाता है तो वह समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। यानी इनके लिए कोई विशेष व्यवस्था अगर की जाती है तो वह अपवाद की कैटेगरी में है और उसको केवल इस आधार पर गलत नहीं ठहराया जाएगा कि वह समानता के विपरीत है, उनके लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। आरक्षण यही से उत्पन्न होता है। इसके बाद बात आती है अनुच्छेद 16 की, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट।
लोक नियोजन या पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का मतलब है राज्य द्वारा जहां लोगों को रोजगार दिया जाता है। राज्य सरकारी नौकरी हम लोग जिसको कहते हैं, सरकारी नौकरी में एम्प्लॉयमेंट के लिए नियोजन यानी वहां रोजगार पाने में हर किसी को समान अवसर मिलेगा, वहां पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। समानता के अधिकारों से ही ये बात निकल करके आती है कि वह अवसर की भी समानता है, हर किसी को एक लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाएगा, किसी के लिए विशेष और किसी के लिए अलग प्रावधान नहीं किया जाएगा। तो ये जो अवसर की समानता है ये विदेशियों को उपलब्ध नहीं है, जो गैर नागरिक हैं, अभारतीय हैं, उनके लिए उपलब्ध नहीं है। यह अवसर की समानता का अधिकार केवल नागरिकों को उपलब्ध होगा। इसमें अनुच्छेद 14 में धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान और नस्ल के आधार पर भेदभाव करने का जो जिक्र है, न करने का जो जिक्र है, उसमें दो बातें केवल और जोड़ी गई हैं, डिसेंट उद्भव और निवास रेसिडेंस। इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह डिसेंट या उद्भव का मतलब क्या है? मैं किस परिवार से आता हूं, मेरे माता पिता क्या करते थे, उसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि हम स्वतंत्र हुए ब्रिटेन से, और ब्रिटेन में एक लोकतंत्र तो है लेकिन बड़ी कमाल की व्यवस्था, वह गणराज्य नहीं है, वह राजतंत्र या लोकतंत्र है। वहां राज परिवार होता है और राज परिवार के सदस्यों को कुछ विशेष अधिकार मिले होते हैं। हम तो वैसे भी ओरिजिनली रिपब्लिक गणराज्य हैं। हमारे यहाँ वंशानुगत आधार पर हमारे राज्य का मुखिया तय नहीं होता, वो जनता द्वारा निर्वाचित होता है, जनता का प्रतिनिधित्व है हमारे राष्ट्रपति। लेकिन इसके बावजूद यह शर्त भी लगाई गई कि किसी भी परिवार के किसी व्यक्ति को किसी तरह की विशेष सुविधा नहीं मिलने वाली। तो जो अवसर की समानता है उसमें डिसेंट उद्भव, किस परिवार से को बिलोंग करते हैं उसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, और कहां रहते हैं उसके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। और इसीलिए सरकारी नौकरी में बिहार और उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के लोग एक दूसरे तीसरे राज्यों में जाते हैं, जा सकते हैं, रोजगार करते हैं, उसमें किसी तरह की रोक टोक नहीं है। हमारे छत्तीसगढ़ में ही आप देखेंगे तो उड़ीसा के लोग भी मिलेंगे, बिहार के लोग भी मिलेंगे, उत्तर प्रदेश के लोग भी मिलेंगे, आंध्रा के, उड़ीसा के, महाराष्ट्र के, और छत्तीसगढ़ के तो हैं ही, छत्तीसगढ़ के लोग तो होंगे ही, लेकिन बाकी राज्यों के लोग भी मिलेंगे। और ऐसा ही हर राज्य में है। आप बिहार चले जाएं तो वहाँ न्यायिक सेवा में उत्तर प्रदेश के बहुत सारे लोग हैं, या ऐसी दूसरी सेवाओं में बाहर के लोग आते हैं, पंजाब से लोग आते हैं। तो हर राज्य के लोग एक दूसरे राज्य में जा सकते हैं। तो ये निवास के स्थान पर भी कोई, निवास के आधार पर भी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। हाँ, इसी में एक छूट दी गई है कि कुछ विशेष प्रयोजनों के लिए, जैसे जो संविधान में उल्लेखित नहीं है लेकिन विधि द्वारा निर्धारित किया गया है कि क्लास 3 और क्लास 4 की सेवाओं के लिए स्थानीय निवासी होने की शर्त लगाई जा सकती है, और प्रायः लगाई जाती है कि वो, जैसे क्लास 4 पर तो ये शर्त लगाई जाती है कि उसी जिले का निवासी होना चाहिए। तो इस तरह की शर्तें कुछ विशेष व्यवस्था में लगाई जा सकते हैं, लेकिन सामान्यतः खास करके राजपत्रित पदों के लिए निवास के स्थान पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और इसी में अनुच्छेद 16(4) क में उल्लेखित है कि यदि राज्य यह महसूस करे कि जनसंख्या के हिसाब से लोक नियोजन में यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में लोगों का समान प्रतिनिधित्व नहीं है, तो पदोन्नति में भी आरक्षण दिया जाएगा। संविधान में शब्द प्रोन्नति इस्तेमाल किया गया है, इंग्लिश में प्रमोशन है, वो में हमने प्रमोशन को पदोन्नति कहते हैं। तो पदोन्नति में भी आरक्षण दिया जा सकेगा। हालांकि अभी इस चीज को लेकर के विवाद चल रहा है, न्यायालय में मामला लंबित है, लेकिन निर्णय आने तक अभी की स्थिति यही है कि पदोन्नति में आरक्षण दिया जा सकता है। ये संविधान में उल्लेखित है। एक बहुत बड़ी चीज समानता के अधिकारों के तहत अनुच्छेद 17 है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करता है सीधे सीधे। जब हमारा देश आजाद हुआ था, और जैसा मैं पहले भी कह चुका हूं, आज की स्थिति में भी बहुत सारे क्षेत्रों में अस्पृश्यता में काफी कमी आई है, लेकिन इसके बावजूद ग्रामीण अंचलों में और कुछ हद तक शहरी क्षेत्रों में भी अस्पृश्यता पुराने रूप में न सही लेकिन फिर भी बहुत हद तक आज भी जीवित है। लोग उससे प्रभावित होते हैं, उसका उपयोग करते हैं, उस तरह से अस्पृश्यता का व्यवहार करते हैं। संविधान ने अस्पृश्यता का अंत किया है, और यह समाज पर प्रतिबंध है, यह राज्य पर प्रतिबंध नहीं है, क्योंकि राज्य अस्पृश्यता का व्यवहार नहीं करता। राज्य के लिए तो पहले ही रोक लगा दी गई कि वो किसी तरह से भेदभाव नहीं करेगा, लेकिन समाज में अस्पृश्यता का व्यवहार हम और आप करते हैं। मैं किसी को नहीं छूऊंगा, कोई मुझे नहीं छुएगा, ये हम और आप व्यवहार करते हैं। तो यह रोक समाज पर है,
अस्पृश्यता का व्यवहार नहीं किया जाएगा, और यदि कोई ऐसा व्यवहार करता है तो वह विधि के अनुसार दंडनीय होगा। विधि के अनुसार दंडनीय होने का मतलब इस संबंध में कानून बनाया जाएगा और उसके आधार पर अस्पृश्यता का व्यवहार करने वाले व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। तो इस प्रकार से अस्पृश्यता का अंत किया गया। और यह विवाद हमेशा होता है कि कानून से समाज सुधरेगा कि समाज अपने आप सुधरेगा और कानून वहां से निकलेगा। कई बार यह महसूस किया जाता है कि कानून बनाने के बाद लोगों में जागरूकता आती है, लोग अवेयर होने लगते हैं और धीरे धीरे उस व्यवहार से दूर होने लगते हैं। तो जैसा भी का उदाहरण ले लें कि स्वच्छ भारत अभियान के बाद पूरी तरह से भारत बदल नहीं गया, लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में ये बात आने लगी कि हम लोगों को गंदगी नहीं करनी चाहिए। लोगों के ध्यान में आने लगा कि हम जो कर रहे हैं उससे गंदगी फैलती है। वैसे ही जब अस्पृश्यता के अंत को मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया तो कई लोगों को ये लगने लगा कि हाँ, ये व्यवहार गलत है। लोग उसके बारे में कॉशियस हुए, सोचने लगे। इसके अलावा जिनके विरुद्ध ये व्यवहार किया जाता था वे जागरूक होने लगे, उन्होंने इसका विरोध खुल करके करना शुरू किया, तो उसके कारण काफी कमी आई। तो उस रूप में देखा जाए तो ये हार्बिंजर के रूप में था, इसने व्यवस्था को बदलने में काफी योगदान किया। और समानता के अधिकार का आखिरी प्रावधान है अनुच्छेद 18, उपाधियों का अंत। जब अंग्रेजी शासन था तो वे अपने लिए विश्वस्त भारतीयों को बहुत सारी उपाधियां देते थे। राय बहादुर, राय साहब, खान बहादुर, खान साहब। ये उपाधियां वास्तव में उनके सम्मान के लिए नहीं थी, वो एक मेडल होता था कि यह व्यक्ति हमारा मददगार है। भारतीय उनको कहते थे कि वे उनके चापलूस हैं। लेकिन ये जो उपाधियां थी वे कहीं ना कहीं भेद करने के लिए दी जाती थी कि ये लोग दूसरों से भिन्न हैं, दूसरों से श्रेष्ठ हैं और इनके साथ शासन का व्यवहार, राज्य का व्यवहार अलग प्रकार से होगा। तो ऐसी उपाधियों को हमारे संविधान द्वारा समाप्त कर दिया गया। जो भी पहली उपाधियां दी गई थी राय बहादुर, राय साहब, खान बहादुर, खान साहब की, वे सारे 15 अगस्त 1947 के बाद और खास करके 26 जनवरी 1950 के बाद निरर्थक हो गए, बेमानी हो गए और उनका कोई मोल नहीं रहा। और वैसी उपाधियां भारत सरकार ने देना बंद कर दिया। लेकिन शौर्य और शिक्षा संबंधी सम्मान पर रोक नहीं है। आप देखेंगे कि बहादुरी के लिए, शौर्य के लिए पुलिस वालों को, अर्धसैनिक बलों को, हमारे सैनिकों को, एयरफोर्स, आर्मी और नेवी के लोगों को शौर्य संबंधी पुरस्कार दिए जाते हैं, परमवीर चक्र से लेकर के सेना मेडल तक। इसके अलावा नागरिक क्षेत्र में बहादुरी के लिए अशोक चक्र दिया जाता है। शिक्षा संबंधी और सामाजिक कार्यों के लिए भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, श्रम रत्न, खेल रत्न, ऐसे बहुत सारे पुरस्कार दिए जाते हैं। तो ये किसी विशिष्ट उपलब्धि के लिए दिए जाते हैं, न कि किसी चापलूसी के लिए। तो ऐसी उपाधियां दी जा सकती हैं और इन पर उपाधियों के अंत वाली शर्त लागू नहीं होती है। किसी समय किसी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी कि जब ये उपाधियों का अंत कर दिया गया तो पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण देना गलत है, असंवैधानिक है। लेकिन न्यायपालिका ने यह निर्देश दिया कि नहीं, शौर्य और शिक्षा संबंधी सम्मान जो दिया जाता है उस पर किसी तरह की रोक नहीं है और इसलिए वो बदस्तूर जारी है, अभी भी है। उपाधियों के अंत में ही इसी अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि भारत का कोई भी नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि नहीं लेगा। कल को कोई भी राष्ट्र, वो पाकिस्तान जैसा लगभग शत्रु राष्ट्र भी हो सकता है और अमेरिका जैसा कोई मित्र राष्ट्र भी, रूस जैसा कोई मित्र राष्ट्र भी हो सकता है। कल को मान लीजिए मेरा चयन किसी उपाधि के लिए होता है तो मैं भारत की अनुमति के बगैर वह उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता हूं। यह समानता के अधिकारों में उपाधियों के अंत अनुच्छेद 18 में प्रतिबंधित है। भारत का कोई भी नागरिक विदेश से किसी प्रकार की उपाधि प्राप्त नहीं करेगा। यहाँ एक बहुत रोचक किस्सा बताना चाहूंगा कि आपने नाम सुना होगा खान अब्दुल गफ्फार खान का, जिनको भारत में सीमांत गांधी कहा जाता था। अफगान थे जिन्होंने लाल कुर्ती के नाम से एक संगठन बनाया था और अंग्रेजों से लोहा लिया था। खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको बादशाह खान कहते थे, गांधी जी के राइट हैंड हुआ करते थे और उनको ये क्रेडिट जाती थी कि पठानों जैसे हिंसक समूह को उन्होंने अहिंसक बना दिया था। गांधी जी के फ्रंट रनर योद्धा हो गए थे, वो अहिंसा के रास्ते पे चलते थे। भारत को उनका बहुत सम्मान है। संयोग से जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो उनका सिंध प्रांत पाकिस्तान में चला गया और वह पाकिस्तानी नागरिक हो गए।
लेकिन भारत से उनका लगाव था और अपने आखिरी समय में भारत लौट के भी आए थे। बिहार में पटना सदाकत आश्रम गए थे, क्योंकि वो अपने आज़ादी की लड़ाई के दौरान में सदाकत आश्रम में जा चुके थे, और इतने सिंपल कि ट्रेन से उतरे और पैदल ही सदाकत आश्रम की ओर बढ़ गए। किसी फोटोग्राफर, प्रेस फोटोग्राफर ने पहचाना और उनको फिर प्रॉपर सम्मान दिया गया। तो जब वो भारत आए थे तो भारत ने उनको भारत रत्न की उपाधि दी। भारत के लिए बादशाह खान विदेशी नहीं हो गए थे, वो संयोग था कि भौगोलिक रूप से उनका क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया, लेकिन दिल से वे भी भारतीय थे और हम लोगों ने उनको कभी भी पाकिस्तानी माना नहीं, तो उनको भारत रत्न की उपाधि दी गई थी। और संयोग से यह अच्छा हुआ था कि उनकी मृत्यु से पहले ही भारत रत्न की घोषणा कर दी गई थी। लेकिन पाकिस्तान इससे बहुत नाराज हुआ और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को पाकिस्तान ने हिलाले पाकिस्तान, जो लगभग हमारे भारत रत्न का समतुल्य है, हिलाले पाकिस्तान की उपाधि प्रदान कर दी। लेकिन मोरारजी देसाई ने लेने से इनकार कर दिया। उनका कहना था मैं भारत का नागरिक हूं और मैं किसी विदेशी से कोई उपाधि नहीं प्राप्त कर सकता। तो एक तरह से पाकिस्तान का इंसल्ट भी हुआ, लेकिन वो हमारा मुद्दा नहीं है। लेकिन भारत का कोई भी नागरिक किसी भी दूसरे देश से कोई भी उपाधि प्राप्त नहीं करेगा। और तीसरा, राज्य के अधीन नियोजित व्यक्ति, यानी राज्य के अधीन नौकरी कर रहा हुआ कोई व्यक्ति, यहां राज्य का मतलब वो परिभाषा याद रखिए अनुच्छेद 12 की, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, इन दोनों को मिलाकर के राज्य की परिभाषा दी गई है कार्यपालिका और व्यवस्थाकी का, और इनके अधीन कार्यरत सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम। तो राज्य में नियोजित, राज्य द्वारा एम्प्लॉयड, राज्य की सेवा में कोई भी व्यक्ति किसी भी विदेशी राष्ट्र से राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कोई उपाधि प्राप्त नहीं करेगा। इसमें दो प्रावधान दिए गए हैं। कोई विदेशी भी अगर भारत के राज्य की व्याख्या में आता है, अगर राज्य के अधीन नौकरी कर रहा है तो भारत के राष्ट्रपति की अनुमति के बगैर किसी विदेश से उपाधि नहीं लेगा, वह विदेशी हो तब भी। और भारत का नागरिक है तो जाहिर है वो तो पहले ही कंडीशन में आ जाता है, लेकिन सरकार में, राज्य में के अधीन एम्प्लॉयड होने के कारण भी वो दूसरे देश से राष्ट्रपति की अनुमति के बगैर कोई उपाधि प्राप्त नहीं कर सकता है। तो अनुच्छेद 14 से 18 तक हमारे समानता के अधिकार थे, जिसमें विधि के समक्ष समानता, नियोजन के अवसर की समानता, अस्पृश्यता का अंत, किसी तरह के भेदभाव का अंत, आने जाने और उपयोग में किसी प्रकार के भेदभाव का अंत, और उपाधियों का अंत। ये 4 बातें शामिल थी। इसके बाद हम देखेंगे स्वतंत्रता के अधिकार। ये बहुत लोकप्रिय हैं, बहुत प्रचलित हैं और इनकी चर्चा बार बार होती है। अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22, 4 प्रावधान हैं इसमें, लेकिन प्रावधानों की संख्या के हिसाब से वो ज़्यादा हो जाते हैं। आर्टिकल, अनुच्छेदों की संख्या में वो केवल 4 जरूर होते हैं। तो ये हमारे स्वतंत्रता के अधिकार हैं। स्वतंत्रता के अधिकार जो अनुच्छेद 19(1) में दिए गए हैं और सबको लगभग पूरे के पूरे याद हैं, वे सभी नागरिकों को मिले हैं, वे व्यक्तियों को नहीं, नागरिकों को हासिल हैं। और इनमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार पहले नंबर पे आता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार के तहत ही अखबार और रेडियो निकलते हैं। जो समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं, पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं, वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के दायरे में आती हैं। एक इसका बड़ा रोचक किस्सा बताना चाहूँगा। पहले जो भारत का राष्ट्रध्वज का कोड था, उस पर किसी भी नागरिक को अपने घर पर ध्वज फहराने, अपने कार्यस्थल पर 15 अगस्त और 26 जनवरी को छोड़ करके, राष्ट्रीय दिवसों को छोड़कर ध्वज फहराने की अनुमति नहीं थी। हमारे छत्तीसगढ़ में ही रायगढ़ में जिंदल स्टील्स एंड पावर्स लिमिटेड के कार्यालय में राष्ट्रध्वज फहराया जाता था। इस पर किसी ने रायगढ़ थाने में एक रिपोर्ट दर्ज की और उस पर कार्रवाई हुई। तो वहाँ के डायरेक्टर या जो भी पद धारण करते हो, नवीन जिंदल, जो बोलचाल की भाषा में जिनको हम लोग मालिक कहते हैं, नवीन जिंदल ने बिलासपुर हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई। उन्होंने ये दावा किया कि मैं देशभक्त हूँ, मैं अपने राष्ट्र से प्रेम करता हूँ, एक नागरिक होने के नाते मैं उसे कैसे अभिव्यक्त करूँगा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में यह है कि मैं अपने आप को अभिव्यक्त कर सकूँ, ये मेरा मौलिक अधिकार है, और मैं राष्ट्रध्वज फहरा करके ये साबित करता हूँ कि मुझे अपने राष्ट्र से प्रेम है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने यह दलील स्वीकार की और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी यह दलील स्वीकार की, और उसके बाद फ्लैग कोड में यह संशोधन किया गया। अब हर व्यक्ति अपने घर पर और अपने कार्यस्थल पर साल भर किसी भी दिन राष्ट्रध्वज फहरा सकता है, क्योंकि वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मुझे मेरे देश से प्रेम है, यह उसको अभिव्यक्त करता है। तो अभिव्यक्ति किसी भी चीज को हो सकती है,
और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है। वैसे ही शांतिपूर्ण सम्मेलन में बिना हथियारों के किसी भी तरह के सम्मेलन करने का अधिकार शामिल है। संघ बनाने का या संगठन बनाने का मौलिक अधिकार है। भारत क्षेत्र के किसी भी हिस्से में निर्बाध भ्रमण, मुझे गोवा घूमने जाना हो, मुझे दार्जिलिंग घूमने जाना हो, मुझे नैनीताल घूमने जाना हो, मुझे कोडाईकनाल घूमने जाना हो, मुझे पुरी घूमने जाना हो, भारत के किसी भी भूभाग में बगैर रोक टोक में भ्रमण करने का मेरा मौलिक अधिकार है। मुझे इसकी स्वतंत्रता और स्वतंत्रता का अधिकार है। भारत के भूभाग में कहीं भी निवास करने का अधिकार है और अपनी पसंद के आजीविका का, मैं टीचर बनना चाहता हूं, कोई व्यक्ति डिप्टी कलेक्टर या आईएएस बनना चाहता है, कोई व्यक्ति दुकान चलाना चाहता है, कोई इंडस्ट्री लगाना चाहता है, अपने पसंद की आजीविका करने की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार है। यहाँ यह ध्यान रखने की बात है कि मेरा अधिकार है, लेकिन इसके साथ कुछ शर्तें हो सकती हैं। मैं टीचर बनना चाहता हूं, लेकिन टीचर बनने की योग्यता होनी चाहिए और वह क्षमता होनी चाहिए। कोई व्यक्ति आईएएस होना चाहता है तो उसमें योग्यता होनी चाहिए और क्षमता होनी चाहिए। कोई छठी क्लास का बच्चा बोले कि मैं आईएएस बनना चाहता हूं, इसलिए मुझे बनने दिया जाए, मेरा मौलिक अधिकार, तो उसके लिए निश्चित योग्यता है, कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए। इसके अलावा क्षमता होनी चाहिए, प्रतियोगी परीक्षा होती है उसमें सब क्वालिफाई करना चाहिए। तो वो शर्तें लगाई जा सकती हैं, लेकिन अपने पसंद की आजीविका का स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार है। ये तो 6 मौलिक अधिकार है। अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सम्मेलन की, संघ बनाने की, भारत भूभाग में निर्बाध भ्रमण करने की, कहीं भी निवास करने की, पूरे भारत भूभाग में कहीं भी निवास करने की, और अपनी पसंद के आजीविका की। लेकिन जो मेरा पहला वीडियो था मौलिक अधिकारों पर ही, उसकी विशेषताओं में मैंने ये बात मेंशन की थी, अगर आपको याद हो, ऐसे भी आप जानते होंगे कि अनुच्छेद 19(1) में दिए हुए स्वतंत्रता के अधिकार रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, उचित प्रतिबंधों के अधीन होते हैं, उन पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। तो जो उचित प्रतिबंध लगाए गए हैं हमारे स्वतंत्रता संबंधी अधिकारों पर, उनमें जो कुछ कारण है, एक हमेशा ध्यान देने की जरूरत है कि जब भी कोई प्रतिबंध लगाए जाते हैं तो आमतौर पर उनको लेकर के कोई ना कोई कानून बनाया जाता है। तो उचित प्रतिबंध का मतलब यह है कि औचित्य उनका होना चाहिए, लेकिन उनके संबंध में कोई ना कोई कानून बनाया जाता है, कोई विधि सम्मत होता है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि कोई कानून बना हुआ ना हो, लेकिन एक्सीजेंसीज, आकस्मिकता के कारण उसमें तत्काल कोई निर्णय लिया जाता है और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से भी उसको रोकने की कोशिश की जा सकती है, उसके एक्सप्लेनेशन की जरूरत होती है। तो उन बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, उचित प्रतिबंधों की बात करेंगे। तो किन किन मुद्दों पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, जिनके लिए कानून बनाया जा सकता है या बाद में भी रोक लगाई जा सकती है। सबसे पहले भारत की प्रभुता और अखंडता। सिंपल सी चीज है, इसमें किसी लॉजिक की जरूरत नहीं है। कोई भी राष्ट्र अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए, अपनी अखंडता की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, और अगर कानून बना करके जाना है तो विधि सम्मत है, लॉजिकल है, डेमोक्रेसी में उसकी इजाजत होती है। लेकिन लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, किसी भी अधिकार का मतलब यह नहीं हो सकता किसी भी हालत में कि वो राष्ट्र की प्रभुता और अखंडता को प्रभावित कर सके। तो पहला मुद्दा है भारत की प्रभुता और अखंडता को प्रभावित करने वाला, उसके आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। दूसरा है राज्य की सुरक्षा, वो इसी से जुड़ी हुई बात। प्रभुता और अखंडता थोड़ा सैद्धांतिक चीज है, थ्योरेटिकल चीज है, और राष्ट्र की सुरक्षा, राज्य की सुरक्षा व्यवहारिक चीज है। अब एक उदाहरण से ये समझें कि कोई वैज्ञानिक है, भारत के कई वैज्ञानिक हैं जो परमाणु हथियार या परमाणु ऊर्जा के संबंध में, या जिसको हम लोग टेक्नोलॉजी कह सकते हैं, एटॉमिक टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के बारे में जुड़े रहे हैं, उसके बारे में जानते हैं, उनको फॉर्मूला मालूम है। अब वो कहें कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में, मैंने बताया था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में पेपर प्रकाशित किए जाते हैं, अखबार निकाले जाते हैं, रेडियो चलता है, न्यूज़ चैनल्स आप आजकल देखते हैं, अखबारों में लोग आलेख लिखते हैं, वो सब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में आता है। कोई व्यक्ति ये कहे, कोई ऐसा वैज्ञानिक कि मुझे परमाणु हथियार बनाने का फॉर्मूला मालूम है और मैं उसके संबंध में लेख लिखना चाहता हूँ, तो वो राष्ट्र की सुरक्षा को लेकर के खतरा है। कोई सैन्य अधिकारी बोले कि मुझे मालूम है कि कहाँ कहाँ हमने हथियार लगा के रखे हैं, कहाँ क्या क्या हमारी रणनीतियाँ हैं, हमारी स्ट्रेटेजीज हैं, हमारे सैनिक कहाँ कहाँ डिप्लॉयड हैं, हम आगे की क्या योजना बना चाहते हैं, हम पेपर में लिख लिखे। ये राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है, तो इसलिए उसकी अनुमति नहीं दी जा सकती, उस पर रोक लगेगी। तीसरा मुद्दा है विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध। दो देशों के बीच में बहुत तरीके से, बहुत आधारों पर रिश्ते बनाए जाते हैं, कुछ
आर्थिक होते हैं, कुछ राजनीतिक होते हैं, इसके अलावा सांस्कृतिक और बहुत सारे पैरेलल चैनल्स चलते हैं जिनके आधार पर दो राष्ट्रों के बीच में संबंध होते हैं। कोई समूह, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता है कि वो ऐसे आलेख लिखे या कोई ऐसा कृत्य करे जिससे दो देशों के बीच में, हमारे किसी दूसरे राष्ट्र से, मित्र राष्ट्र से या अन्य राष्ट्र से हमारे संबंधों को, मैत्रीपूर्ण संबंधों को प्रभावित करता हो। अन्य की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कभी भी कोई स्थायी शत्रु नहीं होता, और जिनको हम लोग प्रत्यक्षतः शत्रु राष्ट्र मानते हैं, जो अपेरेंटली हमारे दुश्मन हैं, उनसे भी हमारी बातचीत अंदर खाने हर समय चलती रहती है। बातचीत का रास्ता कभी बंद नहीं किया जाता, लेकिन कोई उसमें अपने स्वतंत्रता के अधिकारों के नाम पर कोई ऐसा अड़ंगा डालने की कोशिश करे, उसमें बाधा पैदा करे या ऐसा व्यवहार करे जिससे दोनों देशों के रिश्ते बिगड़ सकते हो, तो उस पर रोक लगाई जाएगी। लोक व्यवस्था, शिष्टाचार, ये खास करके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में सबसे महत्वपूर्ण है। कि हमेशा ये कहा जाता है कि हवा में हाथ घुमाने का मेरा अधिकार वहां समाप्त हो जाता है जहां सामने वाले की नाक शुरू होती है। मेरे अधिकार असीमित नहीं है, मेरे अधिकार वहां रुक जाते हैं, वहां समाप्त हो जाते हैं जहां दूसरों के अधिकार शुरू होते हैं। दूसरों के अधिकार के समय मेरा कर्तव्य शुरू होता है। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता जो सदाचार के विरुद्ध जाता हो। मैं किसी को गाली नहीं दे सकता, मुझे कोई व्यक्ति बहुत बुरा लगता है, मैं उसको गाली नहीं दे सकता हूँ। आपको ये बता दूं कि कोई भी अभद्र व्यवहार, कोई भी गाली गलौज सीआरपीसी के प्रावधानों के तहत दंडनीय है। यहाँ तक कि दो लोग बीच सड़क पे खड़े होकर के गाली गलौज कर रहे हो और आप खड़े हैं और आपको बुरा लगता है, तो आप भी उसमें मामला दायर कर सकते हो। वो सदाचार और शिष्टाचार, लोक व्यवस्था और शिष्टाचार के विपरीत है, इसलिए वो किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल नहीं होगा, उस पर रोक लगाई जाएगी। फिर जनजातियों और सामान्य जन का हित, ये खास करके किसी भी क्षेत्र में निवास करने और किसी भी क्षेत्र में भ्रमण करने वाले शर्त पर लागू होता है। जैसे आपको ये उदाहरण देना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ में बस्तर रीजन, जो अब अलग अलग 3-4 जिले हो गए हैं, पूरे बस्तर रीजन में कुछ निर्धारित क्षेत्रों को छोड़ करके कहीं भी अंदर आप जाना चाहें तो आपको कलेक्टर से अनुमति लेनी पड़ती है। आप ये नहीं कह सकते कि साहब पूरे देश के किसी भी भूभाग में भ्रमण करने का मेरा अधिकार है, तो मुझे उसकी स्वतंत्रता है और मुझे उसका अधिकार है, मैं जाऊँगा। ये उचित प्रतिबंध, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के अधीन है। और ऐसा किस लिए किया गया? जनजातियों की अपनी संस्कृतियाँ होती हैं, कुछ संस्कृतियाँ, कुछ व्यवहार उनके ऐसे हैं जो हमारे व्यवहारों से भिन्न है, हो सकते हैं। कई बार उनका जो व्यवहार होता है वो हमारे व्यवहार से मेल नहीं खाता और हम फिर उनका उपहास कर सकते हैं, हम उनको नीचा दिखाने की कोशिश कर सकते हैं, तो ये उनके संरक्षण के लिए किया जाता है। या ऐसे ही बॉर्डर एरियाज, आप हमारे उत्तर पूर्वी राज्यों में चले जाएं या कश्मीर के क्षेत्रों में बॉर्डर एरिया में आप निर्बाध मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे जनजातियों के लिए और सामान्य जन के हित को देखते हुए कुछ प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा अब जिसकी चर्चा थोड़ी सी कम होती है वो है राज्य के एकाधिकार वाले व्यवसाय। 1990-91 के बाद जब भारत के अर्थव्यवस्था में मूलचूल बदलाव हुआ, जो अर्थनीति थी उसमें बदलाव किया गया और मिश्रित अर्थव्यवस्था की जगह पर हम लोग खुली बाजार व्यवस्था की ओर बढ़े, तब से ये बातें थोड़ी सी कम होने लगी हैं। लेकिन जब तक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला दौर था, यानी प्राइवेट सेक्टर भी हो सकता था और पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट भी हो सकती थी, तो उस वक्त शासन ने, राज्य ने कहना चाहिए, ये निर्णय लिया था कि यह बहुत सारे क्षेत्रों में होता था कि जिन व्यवसायों में राज्य काम कर रहा है उन व्यवसायों में निजी क्षेत्रों को अनुमति नहीं दी जाएगी। जैसे मध्य प्रदेश के ज़माने में या और दूसरे राज्यों में जहां राज्य परिवहन निगम की बसें चलती हैं, कम से कम उन रूट्स पर जिन पर राज्य परिवहन निगम की बसें चलती हैं, उन रास्तों पर, उन मार्गों पर निजी बसें नहीं चलेगी। तो ये जो आजीविका की स्वतंत्रता का अधिकार है उसमें ये उचित प्रतिबंध है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है कि राज्य चाहे तो ये रोक लगा सकता है। लेकिन मैं आपको दूसरा उदाहरण दे दूंगा कि सेल भारत सरकार का उपक्रम है, लेकिन वो स्टील बनाने की कंपनी है, लेकिन उसके साथ साथ टाटा स्टील मौजूद था, टिस्को यहाँ मौजूद था, भूषण स्टील था, कुछ प्राइवेट सेक्टर्स को इजाज़त दी गई थी, कुछ प्राइवेट सेक्टर्स थे, इजाज़त तो और कोई मांगता तो दिया जा सकता था, लेकिन प्राइवेट सेक्टर स्टील क्षेत्र में मौजूद था, राज्य परिवहन निगम के मामलों में नहीं था। तो
ये उचित प्रतिबंधों के दायरे में आता है। ये जरूरी नहीं कि लगाया ही जाएगा, लेकिन लगाया जा सकता है। तो राज्य के एक अधिकार वाले व्यवसाय, ऐसे मामले जहां राज्य का एक अधिकार होगा वहां पर आजीविका नहीं दी जाएगी। ये एक मसला न्यायालय की अवमानना का है, ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ऐसी कोई बात नहीं आती है, आप ऐसा कुछ कह लिख नहीं सकते हैं जिससे न्यायालय की अवमानना होती है। तो ये उचित प्रतिबंधों के कुछ आधार हैं जो संविधान में उल्लेखित है कि इनके आधार पर स्वतंत्रता के जो मौलिक अधिकार हैं अनुच्छेद 19(1) में दिए गए, उन पर उचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है। जो मेरा पहला वीडियो था जिसमें मौलिक अधिकारों के विशेषताओं की बात थी, उसमें मैंने बताया था कि अनुच्छेद 19 के स्वतंत्रता संबंधी अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। अनुच्छेद 358 जो मौलिक अधिकार का हिस्सा नहीं है लेकिन भाग 18 में, संविधान के भाग 18 में आपातकालीन प्रावधान जहां पर दिए गए हैं, उनमें इस बात का उल्लेख है कि अनुच्छेद 358 में यह प्रावधान किया गया है कि अनुच्छेद 19 कैसे निलंबित हो सकता है। एक बार फिर मैं दोहराऊंगा कि मौलिक अधिकार समाप्त नहीं होते हैं, वो संशोधन द्वारा ही समाप्त किए जा सकते हैं। जब तक संविधान में लिखे गए हैं, लिखे हुए हैं, तब तक वे केवल निलंबित हो सकते हैं, समाप्त नहीं हो सकते। तो अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान किया गया है। उसमें लिखा हुआ है कि युद्ध, बाह्य आक्रमण और आंतरिक सशस्त्र संघर्ष की स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। राष्ट्रीय आपातकाल पूरे देश में लगाया जा सकता है, उसके किसी भाग में लगाया जा सकता है। तो अनुच्छेद 358 ये कहता है कि यदि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा, उद्घोषणा की गई है, आपातकाल की हमेशा उद्घोषणा होती है, घोषणा नहीं होती, प्रोक्लेमेशन, डिक्लेरेशन नहीं, प्रोक्लेमेशन, ये शाब्दिक अंतर है, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे। तो आपातकाल की उद्घोषणा होती है, प्रोक्लेम किया जाता है। तो जब भी अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल को प्रोक्लेम किया गया हो, तो अनुच्छेद 19 के प्रावधान यानी स्वतंत्रता संबंधी मौलिक अधिकार तत्काल निलंबित हो जाएंगे, किए जा सकेंगे नहीं, वे निलंबित हो ही जाएंगे। लेकिन ये बात ध्यान रखने की है कि संविधान ये कहता है कि केवल युद्ध और आक्रमण की ही स्थिति में मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19 के स्वतंत्रता संबंधी अधिकार निलंबित होंगे। आंतरिक संघर्ष की स्थिति में अगर आपातकाल लगाया गया है तो स्वतंत्रता संबंधी अधिकार निलंबित नहीं होंगे। बिल्कुल ध्यान देने की बात है कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो भी तो जब तक वह युद्ध या आक्रमण के लिए नहीं लगाया गया है तब तक वो निलंबित नहीं होंगे, लेकिन तभी तक होंगे। आंतरिक संघर्ष की स्थिति में अगर लगाया जाता है, जैसे पंजाब में आपातकाल की घोषणा की गई थी जब वहाँ खालिस्तानी विद्रोह चल रहा था, तो वो आंतरिक संघर्ष के कारण था, और ऐसे में वहाँ पर अनुच्छेद 19 के स्वतंत्रता संबंधी अधिकार निलंबित नहीं होंगे। केवल युद्ध और बाह्य आक्रमण की स्थिति में अनुच्छेद 19 के प्रावधान निलंबित हो जाते हैं। और ये निलंबन की अवधि क्या होगी? अधिकतम अनुच्छेद 352 के तहत लगाए गए राष्ट्रीय आपातकाल की अवधि। जिस दिन आपातकाल समाप्त होने को प्रोक्लेम किया जाएगा, जिस दिन आपातकाल समाप्त होगा, उसी दिन स्वतंत्रता संबंधी अधिकार रिस्टोर हो जाएंगे, वो पुनर्बहाल हो जाएंगे। ये अवधि उससे कम हो सकती है। राष्ट्रपति ये कह सकते हैं कि जब स्वतंत्रता संबंधी अधिकार बहाल किए जाते हैं, लेकिन वो उससे अधिक किसी भी स्थिति में नहीं होगी। स्वतंत्रता संबंधी अधिकारों में अनुच्छेद 20 है अपराधों के लिए दंड के संबंध में संरक्षण। ये हर व्यक्ति को जानना चाहिए क्योंकि हर व्यक्ति से संबंधित है ये बात, और राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी होने के नाते निश्चित रूप से जब वो मौलिक अधिकार पढ़ रहे हैं तो जानना ही चाहिए। अपराधों के लिए दंड जो दिया जाता है, जो हमारी कार्यकारिणी पालिका करती है, पुलिस और बाद में लीगल सिस्टम, जुडिशरी उसमें शामिल होती है। तो सबसे पहली बात जो संविधान में उल्लेखित है, जो हम लोगों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, किसी प्रवृत्त कानून के उल्लंघन पर ही किसी व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। प्रवृत्त कानून का मतलब मैं कोई ऐसा काम कर रहा हूं जो आज की तारीख में किसी कानून के आधार पर दंड नहीं है, कल उस पर कानून बना करके मुझे आज के कृत्य के लिए दंडित नहीं किया जाएगा। यहां पर एक उदाहरण देना चाहूंगा जो आपको इसी में ये बात भी शामिल है कि आज प्रवृत्त कानून में जो प्रावधान है, मान लीजिए आज मैं कोई ऐसा कार्य कर रहा हूं जो अपराध की श्रेणी में आता है, उस पर
जो सजा दी जाएगी उस पर जो भी कार्रवाई होगी आज जो प्रावधान है उसी के आधार पर, कल उसमें कोई संशोधन किया जाता है तो उसके आधार पर नहीं होगा। एक जो मैं उदाहरण देने वाला था कि बहुत मौजूद उदाहरण है और आपको समझ में आना चाहिए। कुछ दिनों पहले दिल्ली में एक बहुत घृणित अपराध हुआ था जिसको निर्भया कांड के नाम से पूरा देश आज भी जानता है, सब लोग उसको जानते हैं। उसको लेकर के बहुत विवाद हुआ था और काफ़ी हंगामा हुआ था, आंदोलन हुए थे और लोगों ने ये मांग की थी कि बलात्कार के मामले में मृत्युदंड दिया जाए। बाद में कानून में संशोधन किया गया, मृत्युदंड का प्रावधान किया गया। हालांकि अब बलात्कार के लिए मृत्युदंड नहीं है, लेकिन उसमें मृत्युदंड का भी प्रावधान शामिल किया गया है, सजा को और कठोर किया गया है। लेकिन इसके बावजूद निर्भया कांड के अपराधियों को उस तुलना में सजा नहीं मिली। क्यों? क्योंकि उस समय तक जिस दिन वह अपराध घटित हुआ था उस दिन जो कानून थे उनको उसी के आधार पर सजा दी जा सकती थी। बाद में होने वाले किसी संशोधन में काफी समय लग गया, लेकिन अगले ही दिन संशोधन हुआ होता, संसद में विचार चल रहा होता और उस पर चर्चा भी चल रही होती और बाद में संशोधन हो भी जाता, तब भी उस तारीख पर कानून के जो प्रावधान थे उसी के आधार पर सजा दी जा सकती थी। निर्भया कांड में सभी को मृत्युदंड मिला, लेकिन वो बलात्कार के लिए नहीं, हत्या के लिए मिला। तो ये बात हमेशा ध्यान रखने की है कि जिस दिन कोई कार्य किया जा रहा है, कोई कृत्य किया जा रहा है, उस दिन जो प्रावधान है केवल उसी के आधार पर सजा दी जा सकती है। उसको भूतलक्षी प्रभाव से, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से कोई कानून बना करके सजा नहीं दी जा सकती, या बाद में कोई कानून बना करके किसी व्यक्ति को के कार्य को अपराध की श्रेणी में नहीं लाया जा सकता। आज मैं कुछ बोलूं, सत्ता में बैठे हुए लोगों को पसंद नहीं आता है, या एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसको पसंद नहीं आता है, और एक हफ्ते बाद वो कानून बना दें कि साहब ये ऐसा ऐसा करना गलत होगा और फिर मुझे उसके लिए सजा दी जाए। ये मेरा मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 20 में उल्लेखित है कि मुझे एक हफ्ते बाद बने हुए कानून के लिए आज सजा नहीं दी जा सकती है, आज के कार्य के लिए सजा नहीं दी जा सकती है। इसके अलावा एक अपराध के लिए एक बार से अधिक सजा नहीं दी जाएगी। कई बार पहले एक फिल्म भी बनी थी, हालांकि उसका मैं उल्लेख नहीं करना चाहूँगा। उसमें था कि एक व्यक्ति को किसी व्यक्ति की हत्या के लिए सजा सुना दी गई। वो बार बार कहता रहा कि साहब मैंने हत्या नहीं की है, लेकिन उसको सजा सुना दी गई। साक्ष्य उसके खिलाफ मिल गया, लोगों ने षड्यंत्र किया, उसको सजा मिल गई। बाद में उसने जेल से छूटने के बाद उस व्यक्ति की हत्या कर दी, क्योंकि उसको मालूम था कि वो व्यक्ति जीवित है। उसने उस व्यक्ति की हत्या कर दी, उसको फिर पकड़ा गया और उसने अदालत में यही कहा कि एक अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं मिल सकती है, इसकी हत्या के लिए मुझे सजा मिल चुकी है। ये लीगल मसला है, इस पर बहस हो सकती है। अदालत हो सकता है ये कहे कि साहब पिछली बार गलती हुई थी, सजा तो अपराध तुमने अब किया है, उस समय अपराध नहीं किया था, सजा मिल चुकी। अपराध वो अलग मसला है, वो फिल्मी कहानी है। लेकिन व्यवहार में यदि किसी व्यक्ति ने कोई एक अपराध किया है और उसकी सजा मिल चुकी है तो उसी अपराध के लिए उसे दूसरी बार सजा नहीं दी जा सकती है। कई बार इसका नुकसान ये होता है कि पहली बार में कम सजा मिली, व्यक्ति ने सजा की अवधि पूरी कर ली, अपील वगैरह का कोई मसला नहीं रहा, और बाद में किसी ने कोई एक और याचिका दायर की कि साहब इसको अधिक सजा मिलनी चाहिए, उसको सजा मिल चुकी, उसने सजा पूरी कर ली, उस पर दोबारा वो कार्रवाई हो ही नहीं सकती, उसको दोबारा सजा नहीं सुनाई जाएगी। और तीसरा सबसे बड़ा मसला है कि किसी भी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध एविडेंस देने के लिए, साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि पूछताछ के दौरान, जांच के दौरान पुलिस या कार्यपालिका, पुलिस हमेशा कार्यपालिका का हिस्सा मानी जाती है, पुलिस के सामने दिया गया कोई भी बयान अदालत में मान्य नहीं होता, क्योंकि पुलिस के सामने जो भी कहा गया है, व्यक्ति जो हम लोग हमेशा बोलचाल में कहते हैं, फिल्मों में इस्तेमाल होता है, इकबालिया बयान, स्वीकारोक्ति, कि पुलिस के सामने वो लोग कहते हैं कि हाँ मैंने किया, वो प्रमाण देते हैं कि हमने हथियार वहाँ छुपा करके रखा, हम उससे मिले, हमने उससे बात की। पुलिस उसके आधार पर जांच कर सकती है, साक्ष्य इकट्ठा कर सकती है, लेकिन पुलिस अदालत में ये नहीं कह सकती कि इसने हमारे सामने स्वीकार किया था कि इसने अपराध किया है। उसको एविडेंस देने ही होंगे। अदालत में व्यक्ति अगर मना कर देता है और पुलिस प्रमाण देकर साबित नहीं कर सकती तो उसको सजा नहीं दी जाएगी। किसी भी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। और यदि अदालत के बाहर उसने कोई ऐसा बयान दिया है कि पुलिस के सामने या किसी और के सामने कि हाँ ऐसा हुआ था, उसके आधार पर सजा नहीं मिलेगी, न्यायालय के सामने उसको कहना पड़ेगा। तो कोई भी व्यक्ति अपने ही विरुद्ध गवाही नहीं दे सकता,
उसको बाध्य नहीं किया जा सकता। वो बोल सकता है, वो अदालत में स्वीकारोक्ति कर सकता है, लेकिन उसको बाध्य नहीं किया जा सकता कि नहीं तुमको कहना पड़ेगा। जो पुलिस के मामले में हमेशा थर्ड डिग्री की बात की जाती है। कई बार पुलिस के काम करने का अपना तरीका होता है, आरोप लगते रहे हैं और बहुत निराधार भी नहीं है कि कई बार पुलिस ज्यादतियां करती है और उसके आधार पर लोग स्वीकार करते हैं, लेकिन पुलिस के सामने स्वीकारोक्ति अदालत में स्वीकार्य नहीं है। पुलिस जांच के दौरान उनसे प्रमाण लेती है और उसको फर्दर साबित करती है। वो कहता है हमने उससे बात की, तो उस आदमी से पूछा जाता है क्या बात की, क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, बाकी के साक्ष्य इकट्ठा किए जा सकते हैं, वो सब हो सकता है, लेकिन किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 21 बहुत महत्वपूर्ण है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये हमारे जीवन का सवाल होता है। पर्सनल लिबर्टी तो अपनी जगह पर है, हालांकि यहाँ पर्सनल लिबर्टी केवल स्वतंत्रता की बात नहीं है, गिरफ्तार किए जाने से संबंधित है। किसी व्यक्ति को कैसे गिरफ्तार किया जाएगा, तो लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का जो मसला है, पहला ये व्यक्तियों को उपलब्ध है, केवल नागरिकों को नहीं। भारत भूभाग पर किसी भी व्यक्ति के लिए, चाहे वो विदेशी ही क्यों न हो, अनुच्छेद 21 के प्रावधान लागू होंगे। पहला बिंदु है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी अन्य प्रक्रिया से, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, उसके अलावा किसी भी प्रक्रिया से दंडित नहीं किया जाएगा। यानी अगर किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है तो पुलिस गिरफ्तार करेगी, लेकिन पुलिस सजा नहीं सुना सकती। व्यक्ति को अदालत में प्रस्तुत करना पड़ेगा, वहां साक्ष्य दिए जाएंगे और सजा सुनाने का अधिकार या मुक्त करने का अधिकार भी न्यायालय को ही है। पुलिस केवल जांच कर सकती है, साक्ष्य इकट्ठा कर सकती है और अदालत में चार्जशीट करती है, हमेशा याद रखें। और इसीलिए कई बार खास करके हमारे राजनीतिज्ञों के मामले में होता भी है, जितने भी राजनीतिज्ञ हैं, धारा 144 का केस तो उन पर दर्ज होता ही है। बिना अनुमति के सभा करना, जुलूस निकालना, ये उनके काम का हिस्सा है। कई बार उनको अनुमति नहीं मिलती है, तभी वो प्रदर्शन करते हैं। तो धारा 144 के प्रावधानों के तहत उन पर मुकदमा तो केस तो चला ही रहता है, हर थाने में दर्ज होता है, लेकिन इससे वे अपराधी साबित नहीं होते। कोई ये नहीं कह सकता कि इन पर तो 10 केस है, तो अपराधी है। अपराधी है या नहीं यह न्यायालय तय करेगा, पुलिस नहीं तय करेगी। वहां मामला केवल इतना है कि हाँ, इन पर केस दर्ज हुआ, सही था कि गलत, सच्चा था कि झूठा, यह अदालत तय करेगी। विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया वही है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से भिन्न प्रक्रिया से किसी भी व्यक्ति को उसके लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, यानी जीवन से और बाहर आजाद घूमने से वंचित नहीं किया जाएगा, यानी गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, जेल में नहीं डाला जाएगा। पुलिस सीधे पकड़ करके जेल में नहीं डालती। फिल्मों में दिखाया जाता है जेल में बंद कर देते हैं, जेल में बंद नहीं कर सकते, वो हवालात में रखते हैं। वो निरोध है, वो डिटेंशन है, वो सजा नहीं है। और ये हमेशा याद रखें कि इसी से जुड़ी हुई बात है, हालांकि और लीगल है, सीधे हमारे संविधान से मिलता जुलता नहीं, लेकिन फिर भी हम लोगों को जानना चाहिए कि यदि व्यक्ति को कभी सजा सुनाई दी जाती है, मान लीजिए 3 महीने के कारावास की सजा दी गई और इस पूरे सुनवाई के दौरान वो 15 दिन या 20 दिन या 25 दिन हवालात में रहा है, पुलिस के विरक्षा में रहा है, तो उसकी पूरी सजा में से ये 15 दिन कम हो जाता है, 3 महीने में इसको शामिल किया जाता है, क्योंकि उसको उसके पर्सनल लिबर्टी से, उसके दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा चुका है, वो गिरफ्तार किया गया था। हाँ, ये अलग बात है कि आप ये दावा कर सकते हैं कि साहब अगर वो निरपराध साबित हुआ तो 15 दिन आप कहाँ से लौट आएंगे, वो अलग मसला, वो जांच का विषय हो सकता है। पुलिस ने जांच के लिए रखा था और वो हमेशा कोर्ट की अनुमति से ही होता है, उसके बगैर नहीं हो सकता है। पुलिस अभिरक्षा में भी रखा जाना हमेशा अदालत की अनुमति से होता है। तो अपने मन से पुलिस जेल में डाल नहीं सकती है। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या है? न्यायालय ही सजा सुना सकती है या मुक्त कर सकती है, पुलिस सजा नहीं सुनाती है। और इसीलिए पुलिस एनकाउंटर हमेशा अच्छा नहीं माना जाता है मजबूरी में। और इसीलिए जब भी कहीं भी एनकाउंटर होता है तो हमेशा कहा जाता है कि आत्मरक्षा में पुलिस ने यह कार्य किया था। यहाँ भी छत्तीसगढ़ में भी आप देखें, नक्सली हमला करते हैं तो पुलिस आत्मरक्षा में कार्रवाई करती है, आगे बढ़ करके घेर करके मारा नहीं जाता, गिरफ्तारी की कोशिश होती है। हाँ, एनकाउंटर होगा, गोली लगी, मर गया, वो अलग बात है, लेकिन पुलिस मारने की नियत से काम नहीं कर सकती है, क्योंकि मारना दैहिक स्वतंत्रता, प्राण के बारे में संरक्षण है, लाइफ का सवाल है, और यह कार्रवाई पुलिस नहीं कर सकती, अदालत ही कर सकती है।
अब जैसे अनुच्छेद 358 की हम लोगों ने बात की थी, वैसे ही अनुच्छेद 359, अनुच्छेद 358 क्या था? अनुच्छेद 19 के स्वतंत्रता संबंधी अधिकारों के बारे में बात थी। अनुच्छेद 359 अन्य अधिकारों के बारे में, स्वतंत्रता संबंधी अधिकारों को छोड़ करके बाकी के जो अधिकार हैं उनके बारे में अनुच्छेद 359 कहता है कि जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा है, और ये ध्यान रखें कि अनुच्छेद 359 में यह शर्त नहीं है कि केवल युद्ध और बाह्य आक्रमण की स्थिति में आपातकाल लगा हो। यहां पर केवल उल्लेख है कि अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की उद्घोषणा है तो, यानी आंतरिक संघर्ष की स्थिति में भी अगर है तो वह किया जा सकता है, और उस दायरे में अनुच्छेद 19 शामिल होगा। लेकिन बाह्य आक्रमण की स्थिति में जब होता है तो अनुच्छेद 319 अपने आप निलंबित होगा, और आंतरिक संघर्ष की स्थिति में होता है तो अलग उद्घोषणा उसके लिए की जाएगी। तो अनुच्छेद 359 के अनुसार अनुच्छेद 352 के अधीन घोषित आपातकाल की उद्घोषणा की अवधि में, प्रोक्लेमेशन की अवधि में, राष्ट्रपति एक आदेश से, वो घोषणा नहीं है, एक आदेश से आपातकाल की पूरी अवधि अथवा उससे कम के लिए, आपातकाल की पूरी अवधि, मैक्सिमम जो समय है उससे आगे, पूरी अवधि या उससे कम के लिए उन मौलिक अधिकारों के न्यायालय द्वारा प्रवर्तन, न्यायालय द्वारा लागू कराए जाने के संबंध में जो अधिकार हैं, आगे अनुच्छेद 35 में आएगा, 32 और 35 में आएगा, उसके ऊपर रोक लगा सकते हैं, और वे वही मौलिक अधिकार होंगे जिनका उस आदेश में उल्लेख होगा। आम बोलचाल में हम कहते हैं कि राष्ट्रपति एक आदेश द्वारा निलंबित कर सकते हैं। ये मौलिक अधिकार निलंबित नहीं होते, संवैधानिक उपचारों का अधिकार निलंबित होता है। राष्ट्रपति का आदेश जारी कर सकते हैं कि किसी भी मौलिक अधिकार का अगर हनन हो रहा है तो उसके प्रवर्तन के लिए, उसको लागू करवाने के लिए आप अदालत नहीं जाएंगे। जो मौलिक अधिकारों की बड़ी विशेषता थी कि वो न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है। आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल लगा हो तो उस पर रोक लगाई जा सकती है। और यहाँ यह भी ध्यान देने की बात है कि पहले से कोई प्रकरण अगर चल रहा है तो भी आपातकाल की अवधि में अगर ऐसा आदेश जारी हुआ है तो उस पर रोक लगी रहेगी, फिर आपातकाल समाप्त हो जाएगा, फिर उस पर कार्रवाई शुरू होगी। लेकिन उस अवधि में कोई भी मौलिक अधिकार जिसका राष्ट्रपति अपने आदेश को उल्लेख करेंगे प्रवर्तनीय, जस्टिशिएबल नहीं रहेगा। लेकिन हम लोग अनुच्छेद 20 और 21 के बाद इसकी बात इसलिए कर रहे हैं कि अनुच्छेद 20 और 21 के मौलिक अधिकार इस आदेश में कभी भी शामिल नहीं होंगे। दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार और उसके पहले गिरफ्तारी के संबंध में जो अधिकार दिए गए थे उन सब के बारे में ये उल्लेख है कि ये 20 और 21 के अधिकार किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं होंगे और ये हमेशा प्रवर्तनीय रहेंगे ही। आपातकाल के दौरान भी ये प्रवर्तनीय रहेंगे। और इसलिए एक बड़ा रोचक उदाहरण भी था, जब 1975 में आपातकाल लगाया गया था तो कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया था तोड़ फोड़ के आधार पर कि उन्होंने तोड़ फोड़ किया, टेलीफोन के तार काटे। जब मामला अदालत में ले जाया गया तो उसमें से एक व्यक्ति की उम्र करीब 78 साल की थी और उनका पोता साथ में था जो 6 या 7 साल का था। और जज ने बहुत फटकार लगाई थी कि 78 साल का व्यक्ति और उसका 6 साल का पोता खंभे पर कैसे चढ़े हुए तार काटने के लिए। यानी उस वक्त भी यह प्रवर्तनीय था। जो अनुच्छेद 20 और 21 के प्रावधान आपातकाल के दौरान भी प्रवर्तनीय रहेंगे। स्वतंत्रता संबंधी अधिकारों में ही जो सबसे नवीन मौलिक अधिकार हमारा जोड़ा गया और जिसकी बात हमारे पिछले लेक्चर में भी थी वह है प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 21 क, ये अनुच्छेद 21 क में जोड़ा गया है। ये हमेशा याद रखेंगे कि 21 और 21 का जिस तरीके से 21 क लिखा गया है ये एक अलग अनुच्छेद होता है। यही क अगर ब्रैकेट में लिखा जाए तो वह उप अनुच्छेद होगा, उसी अनुच्छेद का हिस्सा होगा। लेकिन अगर बगैर ब्रैकेट के 21 क या इंग्लिश में 21 कैपिटल ए लिखते हैं तो वह एक अलग अनुच्छेद है। लेकिन 21 और ब्रैकेट में स्मॉल ए लिखेंगे तो वह उप अनुच्छेद होगा, उसी अनुच्छेद का हिस्सा होगा। तो 21 क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार एक अलग मौलिक अधिकार है, अलग अनुच्छेद। ये कहता है राज्य 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को उस रीति से जैसा वह विधि द्वारा निर्धारित करे, कानून बना करके तय करेगा, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। यह राज्य की जिम्मेदारी है कि 6 साल से ऊपर से लेकर के 14 साल तक के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराएगा। अब सवाल यह कि अनिवार्य और निःशुल्क कैसे होगा?
तो इसके संबंध में कानून होगा। आप जानते हैं राइट टू एजुकेशन एक कानून बनाया गया है और वो इसको लागू करता है। जैसे अभी की स्थिति में जो प्रावधान है वो है कि किसी भी बच्चे को 2 किलोमीटर से ज़्यादा दूर पढ़ने के लिए न जाना पड़े, और इसलिए हर गांव में प्राइमरी स्कूल खोले जा रहे हैं ताकि बच्चों को 2 किलोमीटर से ज़्यादा न चलना पड़े। 2 या 4 किलोमीटर को भी रिस्ट्रिक्शन है, तो वो कानून में उल्लेख है कि अनिवार्य शिक्षा और निःशुल्क शिक्षा किस प्रकार से उपलब्ध कराई जाएगी। हालांकि इससे जुड़ी हुई बात ये भी है, मौलिक कर्तव्य में एक प्रावधान जोड़ा गया है कि हर ऐसे अभिभावक जिनके बच्चे 6 से 14 साल तक के हैं, उनका कर्तव्य होगा कि अपने बच्चे को स्कूल में भेजें, क्योंकि शासन पकड़ के नहीं पढ़ा सकता। हम स्कूल खोल सकते हैं, हम टीचर दे सकते हैं, लेकिन पढ़ने के लिए तो लोगों को आना पड़ेगा। तो उसके लिए मौलिक कर्तव्य के अधिकार में भी एक प्रावधान जोड़ा गया है, वो हम लोग बाद में देखेंगे। लेकिन इसके लिए कानून बनाया जाएगा, राइट टू एजुकेशन यहाँ बनाया गया है। और जैसे कि हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके थे, यह अवयस्कों को, बच्चों को उपलब्ध है। 14 साल से ऊपर के व्यक्ति का यह मौलिक अधिकार नहीं है। और जैसे मैंने पहले भी कहा था कि संभवतः यह पूरी दुनिया में एक इकलौता उदाहरण होगा कि कोई ऐसा मौलिक अधिकार है, केवल अधिकार नहीं, मौलिक अधिकार जो वयस्कों को हासिल नहीं है, केवल बच्चों को हासिल है। प्राथमिक शिक्षा का अधिकार 86वें संविधान संशोधन से संविधान में सन 2002 में ही ले आया गया था, लेकिन उसको प्रभावी होने की तिथि 1 अप्रैल 2010 थी। जब भी आप संविधान देखेंगे तो आप हमेशा देखेंगे कि कोई भी प्रावधान नया जोड़ा जाता है तो उसके प्रभावी होने की तारीख लिखी जाती है, विद इफेक्ट फ्रॉम, WEF हमेशा लिखा जाता है। तो प्राथमिक शिक्षा का अधिकार 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हुआ। इस दौरान राइट टू एजुकेशन वो कानून वगैरह बनाने, उसकी व्यवस्था करने में लगा। लेकिन संशोधन 2002 में हुआ, 86वां संविधान संशोधन था, लेकिन वो प्रभावी हुआ 1 अप्रैल सन 2010 से। इसके बाद बेहद महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार का प्रावधान है गिरफ्तारी और निरोध, अरेस्ट एंड डिटेंशन से संरक्षण। यहाँ ये ध्यान दें, ये जो हम लोग अनुच्छेद 20 में देख रहे थे, दैहिक और पर्सनल लिबर्टी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ये उसी का एक्सटेंशन है। तो उसी की तरह यह भी सभी व्यक्तियों को उपलब्ध है। भारत के भूभाग में रहने वाले जो अभारतीय हैं, गैर नागरिक हैं, उनको ये मौलिक अधिकार उपलब्ध है, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। इसमें पहली बात आती है कि जब भी कोई व्यक्ति गिरफ्तार होगा तो उसको कारण बताया जाना जरूरी होगा कि उसको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, किस प्रावधान के तहत गिरफ्तार किया जा रहा है, मामला क्या था। तो इसको तत्काल बताया जाएगा और 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने उसको प्रस्तुत करना जरूरी होगा। 24 घंटा गिरफ्तारी से किसी ऐसे जगह पर गिरफ्तार किया जाता है जहां मजिस्ट्रेट मौजूद नहीं है, सपोज मजिस्ट्रेट रायपुर में रहते हैं और गिरफ्तारी यहाँ से 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, या हम लोग जगदलपुर का उदाहरण दें, बस्तर का, जगदलपुर में मजिस्ट्रेट होते हैं, लेकिन गिरफ्तारी अंदर कहीं जंगल में होती है जहाँ से आने में ही 24 घंटे से ज़्यादा का समय लग जाए या 12 घंटे का समय लग जाए। तो यात्रा के लिए लगने वाला समय मजिस्ट्रेट के सामने तक पहुँचने, मुख्यालय नहीं, मजिस्ट्रेट के सामने तक पहुँचने में लगने के लिए जो यात्रा का समय होगा उसको छोड़ करके 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाना जरूरी है। ये हमेशा याद रखेंगे कि मजिस्ट्रेट के सामने सशरीर प्रस्तुति होती है ताकि मजिस्ट्रेट ये देखें कि वास्तव में व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है कि नहीं, वो उनके पास मौजूद है या नहीं। और दूसरी बात उसमें ये शामिल होती है कि मजिस्ट्रेट उसके शारीरिक और स्वास्थ्यगत स्थिति की को एक सरसरी निगाह से देख लेते हैं, कर्सरीली, कि वो व्यक्ति ठीक ठाक है, कि उसके साथ किसी तरह की ज्यादती नहीं हुई। वो एक कट ऑफ पॉइंट भी बन जाता है कि जिस दिन मजिस्ट्रेट के सामने आया था तब तक तो व्यक्ति ठीक था, बाद में कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी पुलिस पर आ जाती है। और तीसरी चीज होती है कि किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी पसंद के विधि सलाहकार यानी वकील से परामर्श लेने और प्रतिरक्षा, अपने बचाव किए जाने से वंचित नहीं किया जाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण मसला है कि अपना बचाव किया जाना हमारा मौलिक अधिकार है। और अब तो यहाँ तक हो गया है कि कोई व्यक्ति इतना अक्षम है वित्तीय कारणों से या किसी भी और कारण से कि वह अपनी प्रतिरक्षा नहीं कर सकता, वकील नहीं रख सकता है, तो न्यायालय उसको वो वकील उपलब्ध कराता है ताकि उसके मौलिक अधिकार का संरक्षण हो सके। हम लोग पहले भी ये देख चुके हैं मौलिक अधिकारों की विशेषता के दौरान कि न्यायपालिका मौलिक अधिकारों की गार्जियन भी है। तो ये देखती है कि कोई व्यक्ति अगर स्वयं अपनी प्रतिरक्षा कर सकने में असमर्थ है तो उसको वकील उपलब्ध कराया जाता है। और इसके लिए अब तो लगभग सभी अदालतों में, सुप्रीम कोर्ट से लेकर के निचली अदालतों तक विधिक प्रकोष्ठ बन गए हैं, वकीलों के संगठन होते हैं जो ऐसे लोगों की मदद करते हैं। लेकिन अब यहाँ एक बहुत बड़ा मसला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी हुई बात हो जाती है। जो उचित प्रतिबंधों वाली बात हम लोग स्वतंत्रता संबंध अधिकार के लिए कर रहे थे, लगभग वैसी ही बात यहाँ भी हो जाती है। गिरफ्तारी और ऐसे बहुत सारे मामले होते हैं जिनका कहीं ना कहीं राष्ट्रीय सुरक्षा से भी संबंध होता है।
तो इसलिए ये जो प्रावधान हमने पढ़े कि 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा, तत्काल उसको कारण बताया जाएगा, विधिक सुरक्षा का उसको अधिकार होगा, उनको लेकर के कुछ अपवाद भी दिए गए हैं। इनमें निवारक निरोध, प्रिवेंटिव डिटेंशन के प्रावधानों के तहत अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करने की शर्त उस पर लागू नहीं होगी। इसके अलावा दूसरी बात, शत्रु विदेशी को अनुच्छेद 20 का लाभ नहीं मिलेगा। अब ये शत्रु विदेशी, एनिमी एलियन, यहां पर यह बात ध्यान रखने की है कि शत्रु विदेशी की जो शर्त है वह शत्रु राष्ट्र का नागरिक हो इस पर लागू नहीं होता। वह मित्र राष्ट्र का कोई व्यक्ति जो भारत के लिए शत्रुवत व्यवहार कर रहा हो, भारत के लिए एनिमी हो, वह भी एनिमी फॉरेनर, शत्रु विदेशी के दायरे में आएगा। पाकिस्तान घोषित रूप से हमारा शत्रु राष्ट्र नहीं है अभी की स्थिति में, हम युद्ध की स्थिति में नहीं है उसके साथ, तो हमारा शत्रु राष्ट्र नहीं है। बोलचाल में हम लोग मानते हैं कि ऑफिशियली वो हमारा शत्रु राष्ट्र नहीं है, लेकिन वहाँ के ऐसे नागरिक जो हमारे यहाँ आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त होते हैं, जैसे हम लोग अजमल कसाब का ही फिर से उदाहरण लें, अजमल कसाब शत्रु विदेशी था, तो शत्रु विदेशियों को अनुच्छेद 20 का लाभ नहीं मिलेगा, यानी उसको 24 घंटे के भीतर बताया जाना, मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाना, ये वाली शर्त उसके लिए लागू नहीं होगी। और निवारक निरोध संबंधी जो कानून होते हैं, जो हम लोग बात कर रहे थे इसके, कि निवारक निरोध में जो गिरफ्तार होगा व्यक्ति उसको 24 घंटे के सामने मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा, ये शर्त लागू नहीं होती है। तो निवारक निरोध, प्रिवेंटिव डिटेंशन के संबंध में जो कानून होते हैं वह संसद बनाती है, इसका अधिकार राज्य सरकारों को नहीं है। मतलब ये समझ लीजिए कि हमारे संघ सूची का विषय है जो निवारक निरोध के संबंध में कानून बनाया जाता है और पूरे देश के लिए एक समान होते हैं। कुछ एक दो मुद्दे हैं जो राज्यों को अधिकार दिया गया, लेकिन वो समवर्ती सूची का विषय है। जैसे मको का था, महाराष्ट्र में है, वह राज्य ने बनाया, लेकिन वह समवर्ती सूची का विषय राज्य और केंद्र दोनों बना सकते हैं उस पर। तो निवारक निरोध के संबंध में जो कानून होते हैं उनको बनाने का अधिकार संसद को था। निवारक निरोध हम लोग किनको कहते हैं? कुछ विशिष्ट मामलों में, आतंकवादी गतिविधियों में, तोड़ फोड़ संबंधी हिंसक गतिविधियां, विध्वंसक गतिविधियां, जिससे राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा होता हो, इनको रोकने के लिए जब कुछ विशेष प्रावधानों की जरूरत होती है। आप हमेशा जानते हैं कि सामान्य कार्यों के लिए सामान्य कानून होते हैं, लेकिन कोई विशिष्ट घटना होगी तो उसके लिए, या कोई विशिष्ट अपराध होगा तो उसके लिए विशिष्ट कानूनों की जरूरत होगी ही। जिस तरह से भारत पर आतंकवादी हमले होते रहे हैं पिछले कई सालों से, और इस तरह की हिंसक घटनाएं होती हैं, तो कुछ विशिष्ट प्रावधान होते ही हैं। और लोकतंत्रों के बावजूद, मानवाधिकारवादी चाहे कितना भी आरोप लगा ले, दुनिया के बड़े से बड़े लोकतंत्र में आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए कुछ विशिष्ट प्रावधान होते हैं जो बहुत कड़े हो सकते हैं और कई बार देखने में लग सकता है कि मानवाधिकारों का हनन हो रहा है या लोकतंत्र के विरुद्ध है। कुछ उदाहरण मैं दूंगा कि अंग्रेजों के समय में DIR हुआ करते थे, डिफेंस ऑफ इंडिया रेगुलेशन। किसी समय में मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, आंतरिक सुरक्षा कानून, एक प्रावधान था। मीसा को माना गया कि बहुत अत्याचार हुआ था उससे, उसको बदल दिया गया, लेकिन आपको विकल्प की जरूरत पड़ेगी ही, तो टाडा, टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट लाया गया। तो बाद में फिर कॉफी पोसा आया था, फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्ट। तो ऐसे प्रावधान हर समय लाए जाते हैं। स्मगलिंग वगैरह ऐसे बड़े मामले हैं जिसके लिए विशिष्ट कानून की जरूरत थी, तो इनको निवारक निरोध कहा जाता है। निवारक निरोध में पकड़े गए, गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति को 3 महीने तक बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के गिरफ्तारी में रखा जा सकता है, और उसके बाद वहाँ कोई मजिस्ट्रेट नहीं होता। अगर 3 महीने से ज़्यादा की गिरफ्तारी होती है, 3 महीने के बाद एक बोर्ड होती है जिसके सदस्य वे लोग होते हैं जो हाई कोर्ट में जज बनने की पात्रता रखते हैं। वे तय करते हैं, वो मजिस्ट्रेट की भूमिका वहाँ पर वो लोग निभाते हैं। तो निवारक निरोध विशिष्ट प्रावधान होता है, हालांकि हर मामले के लिए निवारक निरोध नहीं लगाया जाता, और लेकिन जो अनुच्छेद प्रावधान है इसके, अनुच्छेद 22 के, वे निवारक निरोध में गिरफ्तार व्यक्तियों को हासिल नहीं होते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। केवल 2 अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 23 और 24। तो किसी भी प्रकार के शोषण को रोकने के लिए ये अधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद 23 कहता है मानव व्यापार, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और बेगार, फोर्स लेबर का प्रतिषेध, प्रोहिबिशन किया गया है, उसकी मनाही की गई है।
ये व्यक्तियों को उपलब्ध है। भारत में किसी विदेशी को ला करके भी उसके साथ बेगार नहीं किया जा सकता, क्योंकि बाहर से आया या हम ले करके आ गए। आप जानता है कि हमारे यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जिसको हम लोग बांग्लादेशी घुसपैठिए कहते हैं। बहुत सारे इलाकों में बहुत बड़ी समस्या है, तो वो राजनीतिक मुद्दा भी है, इसलिए उस पर बहुत ज़्यादा हम लोग ना जाएं। लेकिन बहुत से विदेशी भारत में गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं, तो उनको शरणार्थियों का स्टेटस नहीं मिला हुआ है, लेकिन वो विदेशी हैं। केवल इस मात्र पर से उनसे बेगार नहीं लिया जा सकता। उनका ह्यूमन ट्रैफिकिंग, उनकी खरीद बिक्री नहीं है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब मानव की खरीद बिक्री, तो खरीद बिक्री नहीं की जा सकती है। तो ये अनुच्छेद 23 का मौलिक अधिकार व्यक्तियों को उपलब्ध है। भारत भूभाग पर रहने वाला, अवैध रूप से रहने वाला भी कोई व्यक्ति इस प्रावधान का लाभ लेगा, उसका यह मौलिक अधिकार होगा। और अगर कोई उल्लंघन करता है तो उसके लिए कानून बना हुआ है और उसके हिसाब से उसको दंडित किया जाएगा। यह अपराध की श्रेणी में आता है तो उसको दंडित किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक प्रावधान और किया गया। ऑफकोर्स अब के समय में शायद इसका बहुत मतलब नहीं रह जाता है, लेकिन जिन दिनों में हम आज़ाद हुए थे और हमारी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, शायद तब को ध्यान में रखते हुए इसको इसमें शामिल किया गया था कि सार्वजनिक उद्देश्य से राज्य द्वारा अनिवार्य सेवा लेना बेगार की श्रेणी में नहीं आएगा। बेगार किसको कहते हैं? जब आप मजदूरी नहीं देते, किसी व्यक्ति से काम तो लेते हैं लेकिन उसको उसका भुगतान नहीं किया जाता, तो वो बेगार होता है। जबरदस्ती का कराया गया काम, फोर्स लेबर। और फोर्स लेबर का मतलब एक तो दबाव डाल के करवाते हैं, दूसरे कई बार आप उसको भुगतान नहीं करते, समुचित भुगतान नहीं करते। लेकिन अनिवार्य सेवाओं के लिए, सार्वजनिक सेवाओं के लिए अगर राज्य अनिवार्य सेवा लगाता है, उसका पर्याप्त भुगतान नहीं करता है, तो वह बेगार की श्रेणी में नहीं आएगा। अब मुझे नहीं लगता कि कहीं भी इसका इस्तेमाल किया जाता होगा, लेकिन किसी जमाने में जब हमने संविधान बना था, हम तो ताज़ा स्वतंत्र हुए थे, उसमें ये परिस्थितियाँ हमारी बिल्कुल अनुकूल नहीं थी। आर्थिक स्थिति राज्य की भी बहुत अच्छी नहीं थी, तो उस समय में इस प्रावधान का उपयोग हो सकता था या किया गया होगा। यदि राज्य अगर अनिवार्य सेवा लेता है तो उसको बेगार की कैटेगरी में नहीं लिया जाएगा, वो फोर्स लेबर नहीं माना जाएगा। लेकिन इसमें एक बार फिर शर्त वही लगाई गई है कि ऐसे किसी भी अनिवार्य सेवा में फिर से धर्म, जाति, मूल, वंश या वर्ग के आधार पर भेद नहीं किया जाएगा। ये खास करके इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि कहीं सफाई करवानी है तो कुछ निश्चित जातियां मान ले गई हैं हम भारत में, हमारे समाज में बदकिस्मती से, कि वो सफाई से जुड़े हुए लोग हैं, तो सफाई का काम है तो अनिवार्य सेवा केवल उन्हीं लोगों को दिया जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी कोई अनिवार्य सेवा होगी उसमें इन आधारों पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं, राज्य कभी नहीं करेगा। इनफैक्ट राज्य के हर व्यवहार के लिए शर्त लागू होती है कि वह अपने नागरिकों से किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। जो विधि के समक्ष समानता की बात है, ये केवल उसी का रिपीटेशन है, उसको फिर से उल्लेखित कर दिया गया है। अनुच्छेद 24, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे कल कारखानों और खदानों या ऐसे ही किसी अन्य खतरनाक कार्य में एम्प्लॉय नहीं किए जाएंगे। अब आप कहेंगे कि ये भी तो बच्चों का मौलिक अधिकार है। ये ध्यान रखें कि यह लोगों पर प्रतिबंध है, बच्चों का अधिकार नहीं है। कोई बच्चा कोर्ट नहीं जा सकता कि हम 14 साल से कम के और हमसे काम करवाया जा रहा है। वो बेगार की कैटेगरी में आएगा अगर दबाव डाल के किया जाता है। कोई बच्चा है जो वास्तव में बहुत गरीब है, वो काम करना चाहता है, उसकी ज़रूरत है, तो वो काम करने के लिए जाएगा, वो कोर्ट में नहीं जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति एम्प्लॉय कर रहा है, जो उसको नियोजित कर रहा है, वह अपराध कर रहा है, वह दंडित किया जाएगा। तो इस रूप में जो प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है उससे मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करता हूँ कि वह बच्चों का मौलिक अधिकार है। किसी बच्चे को पढ़ाई से वंचित किया जाएगा, इसको पढ़ने का अवसर नहीं मिलता है, उसके आसपास कोई स्कूल नहीं है, तो वह कोर्ट जा सकता है। लेकिन बेगार के मामले, इस मामले में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के मामले में अनुच्छेद 24 जो है, यह प्रतिबंध अधिक है, किसी व्यक्ति का अधिकार कम है। ये बच्चों का अधिकार नहीं है। जो लोग उनको नियुक्त करेंगे यह उनके लिए प्रतिबंधात्मक प्रावधान है। उस रूप में मैं डिफरेंशिएट करता हूँ कि बच्चों का मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन मौलिक अधिकारों के अध्याय में शामिल इसलिए किया गया कि कोई दूसरा व्यक्ति उनके ब्याह पर कार्रवाई कर सकता है, यहाँ तक कि पुलिस, कार्यपालिका और न्यायपालिका संज्ञान लेकर उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये हमारे 3 मौलिक अधिकार थे, समानता के, स्वतंत्रता के और शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसके संबंध में कोई भी सुझाव या कोई भी प्रश्न हो तो मेरा फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी मेरे पीछे आप देख सकते हैं, आप इस पर पूछ सकते हैं।